हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज संदीप सर जो है वो बाहर गए हुए हैं, अर्जेंट उनको काम आ गया था, इसलिए सर को जो है आज बाहर जाना पड़ गया। तो उनके एब्सेंस में जो इस क्लास को है, स्टैटिक जी के क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जितने भी जुड़े हैं जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो। और ऐसी ही क्लास होगी दासू, जैसे तुम रोज़ाना पढ़ते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया वाली क्लास होने वाली है। विकास यादव, जय हिंद जय भारत। रेखा वर्मा, रीना जाटनी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, संदीप सर जो हैं वो किसी अर्जेंट काम से बाहर चले गए हैं, इसलिए ये क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। और मैं तुम्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि इस क्लास में तुम उतना ही इंजॉय करोगे, उतना ही ज्ञान लेके जाओगे जो रेगुलर तुम लेके जाते हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे वो मेरा कोई भी सब्जेक्ट हो जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब बार बार मत पूछो सर कहाँ गए, सर कहाँ गए, सर यहीं गए हैं, आ जाएंगे, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग पटौदी से राम राम। अंकित जाट लाइक और शेयर कर दिया है सर, ओके थैंक यू बेटा। सभी को, सभी बच्चे जो है इस बेहतरीन से सेशन में आकर जुड़ जाओ जल्दी से, और बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन जो है तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो आज जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है बेटा, पूछा गया है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द लवणावारी लवणावारी से लिया गया है, जिसका अर्थ नमकीन नदी है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में जो नूनी नदी, नूनी यानी कि जिसके अंदर नमक पाया जाता है, या लूनी नदी जो है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, संस्कृत भाषा में इसी का नाम जो था बेटा क्या कहा गया, इसको लवणावरी कहा गया। क्यों? क्योंकि बाड़मेर के बाद राजस्थान से ये नदी निकलती है, राजस्थान में मैं बताऊंगा अभी। बाड़मेर के बाद बेटा इस नदी के अंदर जो है नमक मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाड़मेर तक जो है, राजस्थान के बाड़मेर तक इस नदी का पानी जो है साफ सुथरा रहता है। लूनी नदी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लूनी नदी कहां से निकलती है आप सबको पता होना चाहिए। लूनी नदी का उद्गम जो होता है वो अजमेर से होता है। और अजमेर कहां पर पड़ता है? राजस्थान के अंदर पड़ता है। अजमेर जो है वो कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। अजमेर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मेरे भाई नाग पहाड़ी। इसी नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है बेटा। और ये नदी फिर राजस्थान से चलकर कहां पर जाती है? ये जाती है आप लोग के गुजरात में। और गुजरात में ये नदी जो है कच्छ के रण में समा जाती है। ये नदी जो है आप लोग की कच्छ के रण के अंदर समा जाती है। और इस नदी की जो लंबाई है बेटा वो 495 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसमें से लगभग लगभग आप ये मान के चल सकते हो राजस्थान में इसकी अकेली लंबाई जो है मेरे भाई 330 किलोमीटर के आसपास है। सबसे ज्यादा जो ये नदी बहती है आप लोग की कहां पर बहती है मेरे भाई? राजस्थान के अंदर बहती है। मैं फिर से बता दूं, लूनी नदी जो है इसका उद्गम जो होता है बेटा वो अजमेर में नाग पहाड़ी है। जैसे इसको याद कैसे रखोगे, लूनी, और लूनी का मतलब ध्यान से सुना मेरी बात को, नाग पहाड़ी। नाग पहाड़ी से निकलती, पूछा जाएगा नाग पहाड़ी से, अजमेर की नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो आप कैसे याद रखोगे? लूनी नदी। लूनी नदी को कैसे? जैसे तुम्हारा भाई साहब नाग लड़ जाएगा ना, तो हम किसे हो जाओगे? लिल्ले हो जाओगे। या फिर आप ये कहोगे सर जैसे ही नाग लड़ेगा तो हम जो है खूनी हो जाएंगे। आई बात में एक तरह से में खून आएगा, खूनी लूनी, ठीक है। नाग लड़ते ही नाग कैसा होता है? खूनी होता है। आई बात में कैसा होता है? नाग एक तरह से खूनी होता है। तो ये नदी कहां से निकलती है मेरे भाई? ये अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है। इसके अंदर और नदियों की अगर मैं बात करूं, जैसे बात की गई है बेटा चंबल नदी की। चंबल नदी के बारे में तुम क्या क्या जानते हो, हम यहीं पर पढ़ लेते हैं। चंबल नदी जो है मेरे भाई, ये नदी इसका उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है बेटा जनापाऊ की पहाड़ी से। कहां से होता है? जनापाऊ की पहाड़ी से होता है। और ये जनापाऊ की पहाड़ी किसका भाग है? आप लोग कहोगे सर ये विंध्या श्रेणी का भाग है। जनापाऊ की पहाड़ी किसका भाग है? विंध्या श्रेणी का भाग है, जो कि इंदौर के पास महू नाम की एक जगह है मेरे भाई। इंदौर के पास में महू नाम की एक जगह है, वहां से ये नदी जो है आप लोग की निकलती है। फिर ये नदी जो है आप लोग की एमपी से निकलने के बाद ये नदी जाती है राजस्थान में, और राजस्थान से वापस ये नदी आ जाती है एमपी के अंदर। और एमपी से फिर ये नदी चली जाती है आप लोगों की कहां पर बेटा? यूपी के अंदर। और यूपी में मेरे भाई ये नदी जो है आप लोग की किस नदी के अंदर मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। यानी कि आप लोग को पता होना चाहिए कि चंबल नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी बेटा? यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी है मेरे भाई? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि यमुना में ये नदी जब यूपी में आकर मिलती है तो वो कौन सी जगह है जहां पर चंबल नदी जो है यमुना में आकर मिल जाती है? एमपी से निकलकर एक बार राजस्थान में जाती, फिर वापस एमपी में आ जाती है बेटा। और ये नदी जो है आज क्लास क्यों रुक रही है? किस किस की क्लास रुक रही है मेरे भाई? बताओ जल्दी से, किस किस की क्लास रुक रही है? एक बार सेशन को शेयर कर दो। आज भी तुम्हें बहुत जबरदस्त क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दो बेटा जल्दी से। किस किस की क्लास रुक रही है? क्लास रुक गई सर, जिंदा आए। अरे क्या क्या कह रहे हो यार? किस किस की क्लास रुक रही है बेटा? मेरी तरफ से तो क्लास ओके चल रही है, यहां से बताना। हाँ रुक रही है भाई, सही कह रहे हो, मेरी क्लास भी रुक गई है। एक मिनट रुकना, एक बार रिफ्रेश करना बेटा क्लास को।
एक बार रिफ्रेश करो क्लास को तुम सारे के सारे, एक बार रिफ्रेश करो क्लास को, रोक के फिर चलाओ, ठीक है, एकदम सही है जी, ओके है ना। चलो मेरी एक बार रुकी थी सर, ओके अब नहीं रुकेगी बेटा, आ जाओ दोबारा से। चंबल नदी की बात हम कर रहे हैं। चंबल नदी जो है जनापाव की पहाड़ी, विंध्या श्रेणी, इंदौर में एक जगह है बेटा महू, वहां पर जनापाव की पहाड़ी है जो कि विंध्या श्रेणी का भाग है, यहां से निकलती है। ये नदी निकलने के बाद राजस्थान में जाती है, राजस्थान से वापस एमपी में आती है और एमपी में यूपी में आ जाती है। और यूपी में ये नदी जो है कन्नौज के आसपास, मेरे भाई कन्नौज जगह का नाम है मेरे भाई, कन्नौज के आसपास आकर जो है ये यमुना नदी के अंदर, सॉरी यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है। यमुना नदी के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है बेटा। कौन सी? आप लोग की यमुना। यमुना नदी को जो, सॉरी हाँ, यमुना नदी को और क्या कहा जाता है? यमुना नदी को बेटा खुला नाला भी कहा जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है। हमारी भाषा में आज के टाइम में बेटा ये एक मृत नदी है, ये आप लोगों की एक डेड रिवर है यमुना। और यमुना की लंबाई जो है लगभग 1370 किलोमीटर के आसपास है, 3-4 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, 1370 किलोमीटर के आसपास जो है यमुना की लंबाई है। यमुना में आकर मिलती है कौन? चंबल नदी। और चंबल नदी की भी एक सहायक नदी है बेटा जिसका नाम है शिप्रा। शिप्रा अगर आप लोगों से पूछे कि भाई शिप्रा कौन है, तो शिप्रा जो है मेरे भाई चंबल नदी की सहायक नदी है। मुझे तुम ये बता दो कि शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है यूपी का, बहुत फेमस है जो कि आप लोगों ने सुना भी होगा। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अगर आप लोगों को बताओ, कोटा बैराज। कोटा बैराज के अंदर जो पानी आता है बेटा वो चंबल नदी के कारण ही आता है। चंबल नदी को बेटा, ये चंबल नदी जो है ये किसके लिए फेमस है? घड़ियालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ये घड़ियालों के लिए फेमस है। घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल कुछ नहीं होता, घड़ियाल जो है मगरमच्छ की मौसी का छोरा हुआ है, वो मगरमच्छ जैसा ही दिखता है घड़ियाल, बिल्कुल, बस उसका मुंह थोड़ा सा लंबा होता है मगरमच्छ के कंपेयर में। तो ये जो है मेरे भाई, अरे किस किस की क्लास रुक रही है यार? यहां मेरे सामने तो बिल्कुल ओके चल रही है बेटा, मेरे सामने तो बिल्कुल ओके चल रही है, बिल्कुल ओके चल रही है मेरे भाई, मेरे सामने तो कोई दिक्कत नहीं चल रही। 236 लाइव चल रहे हैं मेरे सामने, मेरे फोन में चल रही है, ठीक है। हाँ जी, देखो एक बार दोबारा से बेटा। उज्जैन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे भाई। उज्जैन जो है महाकाल के लिए प्रसिद्ध है और शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास नदी जो है वो चंबल की ही सहायक नदी है। और माही नदी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है मेरे भाई। अच्छा, चंबल की लंबाई अब अगर आप लोगों से पूछ ले तो चंबल की लंबाई है बेटा 965 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आई बात में, लूनी नदी की लंबाई मैंने शायद बताई हो तो आप लोगों को 495 किलोमीटर के आसपास है मेरे भाई लूनी नदी की लंबाई। और माही नदी जो है मेरे भाई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी ये भी विंध्या श्रेणी एमपी से निकलती है और ये 2 बार जो है आप लोग की कर्क रेखा को काटने वाली नदी है। आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पेरियार, ये सारी की सारी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ओके बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? दर्रा क्या होता है? दर्रा, दर्रा जो होता है 2 पर्वतों के बीच का एक नेचुरल रास्ता, प्राकृतिक रास्ता जो होता है 2 पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है, मतलब एक पर्वत है और पर्वत के बीच से ऐसे रास्ता बन गया है, ठीक है, आने जाने के लिए स्पेस बन गया, जगह बन गई, तो उसको आमतौर पर हम क्या कह देते हैं? दर्रा कह देते हैं। और इसी दर्रे को बेटा राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में कौन है? राजस्थान में है अरावली। भाई राजस्थान में तो अरावली फैला हुआ है, ये अरावली ही है जो थार मरुस्थल को बढ़ने से रोक रहा है। तो इस अरावली के अंदर जितने भी दर्रे पाए जाते हैं बेटा, उन दर्रों को हम किस नाम से जानते हैं? नाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाल। यानी कि इन्हीं दर्रों को राजस्थानी भाषा में हम जो है क्या बोल देते हैं बेटा? नाल बोल देते हैं। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो मैं कह दूं कि भाई इसमें से कौन कौन से याद रखने हैं? उत्तराखंड के जो दर्रे हैं उनको याद रखने की बहुत आसान सी ट्रिक है बेटा, नीलिमा। आई बात समझ में? नीलिमा है ना, नीलिमा। कौन सी है कि नीलिमा था? मत बता दो मैंने, कौन सी है बता दो जल्दी से। नीलिमा। नीलिमा में नी से क्या आ जाएगा बेटा? नीति, है ना, नीति। और ली से कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? लिपुलेख। कौन सा आ जाएगा बेटा? लिपुलेख। आई बोलो भाई, कौन सा आ जाएगा? लिपुलेख। नी से कौन सा आ जाएगा? नीति। ली से कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? लिपुलेख। तो लिपुलेख दर्रा यहां पर है, यहां पर लिपुलेख दर्रा जो है मेरे भाई है। तो लिपुलेख दर्रा जो है वो आप लोग का कहां पर स्थित है बेटा? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अंदर क्या है मेरे भाई? स्थित है। यह क्या हो रहा है? तुम्हारी क्लास किस किस की रुक रही है? यहां से तो बिल्कुल ओके चल रही है यार, यहां से तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तुम पता नहीं क्या दिक्कत हो रही तुम्हें। मां से होता है बेटा माना, माना, माना दर्रा। तो ये 3 दर्रे जो हैं आप लोग के उत्तराखंड में है। इन तीनों को याद करने की ट्रिक यही है, नीलिमा, ठीक है, नीलिमा, नीलिमा, नीति, लिपुलेख और माना।
आप लोग जो है इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम क्या लिख रहे हैं बेटा, उत्तर लिख रहे हैं। आई बात समझ में, हम क्या लिख रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं। ठीक है, हमने तो जो नीति ने बताया उसी का हमने सही माना और हम उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेप रहे हैं, लिख रहे हैं। तो नीलिमा, नीति, लिपुलेख और माना, ये दर्रे आप लोग के कहां पर है, उत्तराखंड में है। वही कोंकण दर्रे की बात करूं मैं तो बेटा ये कहां पर है, लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख आज के टाइम में तुम्हारी क्या है, कि यूटी है। ये खारदोग भी कहां पर है बेटा, लद्दाख के अंदर है। और लद्दाख मैंने बताया आप लोग को कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद इसको क्या बना दिया गया आप लोग का, ये बना दिया गया यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ये तीनों के तीनों बाकी के जो दर्रे हैं बेटा ये कहां पर है, लद्दाख में है। और लिपू लेक दर्रा जो है वो आप लोगों का कहां पर स्थित है, ये आप लोगों का मेरे भाई उत्तराखंड के अंदर स्थित है। आई बात समझ में। ये कह रहा है गुरुजी रिचार्ज करवा दो ना सर। बेटा मेरे दोहरा जब तेरा फोन नर तना दनवाने रिचार्ज कर दूंगा ना, तो जिंदगी भर तेरी बैटरी खत्म होगी ना, जिंदगी भर तेरा फोन के रुपये खत्म होगी। या मेरी गारंटी, एक बार बस तू आ जा, मेरा फंस जा तू एक बार, तो मैं ऐसा रिचार्ज करूंगा तू याद रखेगा। आ जाओ भाई इधर। 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में से होकर गुजरता है, कानपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, हमीरपुर। पहले तो मैं तुम्हें बता दूं 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, इसी से हमारी जो है मेरे भाई क्या डिसाइड होती है, ये हमारी मानक समय रेखा है एक तरह से। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा, मानक समय रेखा है। जो आप लोग की इंटरनेशनल मेरिडियन टाइम लाइन है उससे ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर पड़ती है। आई बात समझ में, उससे क्या पड़ती है बेटा, ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर पड़ती है। और ये भारत के कौन कौन से राज्यों में से होकर जाती है, अगर ये पूछ ले तो मेरे भाई ये जो रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, जिसकी हम बात करना चाहते हैं यहां पर, भारतीय मानक समय रेखा। आई बात समझ में, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा बेटा भारत के 5 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला है यूपी। आई पास में, दूसरा कौन सा है मेरे भाई, एमपी, तीसरा कौन सा है मेरे भाई, झारखंड, लिख दोगे झारखंड। आई बात में, झारखंड। और चौथा कौन सा है मेरे भाई आप लोगों का, उड़ीसा। चौथा कौन सा है बेटा, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, और पांचवा कौन सा है, पांचवा है आप लोग का आंध्र प्रदेश। पांचवा कौन सा है मेरे भाई, ये है आप लोग का आंध्र प्रदेश। यानी कि ये वो 5 राज्य है मेरे भाई जहां से आप लोग की भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा जो है वो आप लोग की जो इंटरनेशनल मेरिडियन टाइम लाइन है उससे 82.5 डिग्री ईस्ट पर पड़ती है। और जैसे ही 1 डिग्री का फर्क आता है बेटा, 1 डिग्री का फर्क आता है, जब हम इस साइड चलते हैं, ईस्ट की साइड चलते हैं, 1 डिग्री का जैसे ही फर्क आता है तो मेरे भाई कितने मिनट का फर्क आ जाता है, 4 मिनट का फर्क आ जाता है बेटा। अब यहां पर उसमें और इसमें कितने डिग्री का फर्क है, 82.5 डिग्री का फर्क है। तो 82 की अगर आप 4 से गुणा करोगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 8 कितना हो जाएगा बेटा भाई 32, तो 328 मिनट तो ये हो गई। और प्लस में आधे डिग्री की 2 मिनट और ऐड कर दो तो 330 मिनट हो जाती है मेरे भाई। और 330 मिनट में आप लोग को कितने घंटे हो जाते हैं बेटा, 5.5 घंटे हो जाते हैं। कितने घंटे हो जाते हैं मेरे भाई, 5.5 घंटे हो जाते हैं बेटा। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का जो समय है वो इंटरनेशनल टाइम लाइन से कितना है मेरे भाई, 5.5 घंटे आगे है। मतलब जहां से आपकी इंटरनेशनल टाइम लाइन जा रही है वहां पे जो समय है उससे हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। आई बात समझ में, उससे हम पेन का कलर चेंज करो जी, बस इन कलरा में हम जो है डिफरेंशिएट करी जी, हमेशा पेन का कलर चेंज कर लो, शकल का कलर चेंज कर लो, तो हम अपनी हरकत ना चेंज करियो सारे के सारे। ठीक है, ले लो मेरे भाई, खींच के लो सेशन ने, लाइक कर दो सारे के सारे। ठीक है, कर दिया बेटा मैंने कलर चेंज। हाँ, तो मैं बता रहा था भारतीय मानक समय रेखा जो है मेरे भाई भारत में यूपी से, एमपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, और कहां से जाती है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश से जाती है। मुझे कुछ तुमसे जानना है कि यहां पर कितने बच्चों को ये सही लगा। मुझे पता था यहां पर झारखंड नहीं आएगा, मैंने जानबूझ के झारखंड आप लोगों को लिखने की कोशिश की थी। यहां पर कौन आएगा बेटा, यहां पर आएगा छत्तीसगढ़। यहां पर कौन आएगा, छत्तीसगढ़। लेकिन तुम में से कोई भी गधा नहीं बोला कि यहां पर सर छत्तीसगढ़ लिख दो। तुम में से कोई भी गधा नहीं बोला कि सर यहां पर छत्तीसगढ़ लिख दो। ठीक है, कल आएगी बेटा संदीप सर की क्लास, पेन बदल लिया मैंने। तुम में से किसी ने भी नहीं कहा मुझे ये 312 लाइव हो गए भाई, मेरे फोन में बिल्कुल ओके चल रही है, मेरे फोन में तुम्हारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने यहां पर छत्तीसगढ़, किसी ने भी नहीं कहा कि सर छत्तीसगढ़ लिख दो, बस जस्ट चेक करने के लिए मैंने झारखंड लिख दिया यहां पर। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये मानक समय रेखा जो है आप लोगों की जाती है मेरे भाई, है ना। झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ है। हाँ, अब बताओ, अब बड़ा पता चल गया जब मैंने बता दिया तुम लोगों को। पहले तुम्हारा दिमाग कहां गया हुआ था, है पहले दिमाग कहां गया हुआ था तुम्हारा, छत्तीसगढ़ आएगा यहां पर। ठीक है, आई बात में, क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। हाँ, अब आ जाओ इसके अंदर। ये जो है मेरे भाई इलाहाबाद है, इलाहाबाद की एक जगह है मेरे भाई, जहां पर उस जगह का नाम क्या है मेरे भाई, आप लोगों का मिर्जापुर। पहले इलाहाबाद का नेन्यू होता था, लेकिन अब ये जो टाइम लिया जाता है यहीं पर आप लोग की जो है मेरे भाई
आप लोग की लेबोरेटरी बनाई गई है, ऑब्जर्वेटिव लेबोरेटरी यहीं पे बनाई गई है, यहीं से हमारे देश का क्या होता है, टाइम डिसाइड होता है। हालांकि पूर्व वाले जो है हमेशा से मेरे भाई 2 टाइमलाइन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की क्या है मेरे भाई, एक ही मानक समय रेखा है। सबसे ज्यादा मानक समय रेखा किस देश की है, कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। ठीक है, बिल्कुल इलाहाबाद के मिर्जापुर में है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, सबसे ज्यादा मानक समय रेखा किस देश की है बेटा, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित। पहले तो हम बात कर ले थार रेगिस्तान की। थार रेगिस्तान जो है भारत के अंदर गुजरात में है और आप लोग का राजस्थान में है, मेन रूप से तो ये राजस्थान के अंदर इनके अंदर फैला हुआ है। थोड़ा थोड़ा बहुत हिस्सा इसका रेत उड़ उड़ के जो है पंजाब और हरियाणा के आसपास भी आया हुआ है। तो इन राज्यों के अंदर हमारा जो है थार थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है। लेकिन थार जो है मेरे भाई, थार की अगर मैं बात करूंगा तो भारत के पास इसका कितना हिस्सा है, तो आप कहोगे सर भारत के पास है इसका 68% हिस्सा, और पाकिस्तान के पास इसका कितना हिस्सा है मेरे भाई, 32% हिस्सा जो है मेरे भाई वो पाकिस्तान के पास है। इसी थार रेगिस्तान में जो है आप लोग का गुजरात के अंदर कच्छ का रण स्थित है। क्या है मेरे भाई, कच्छ का रण स्थित है। और कच्छ का रण हम सबको बहुत अच्छे से पता है बेटा, कहां पर स्थित है आप लोगों का, गुजरात के अंदर स्थित है, गुजरात में स्थित है। किसके अंदर है मेरे भाई, गुजरात के अंदर है। ध्यान से सुन लो, ये जो थार रेगिस्तान है ना, इसका रेत फैला और उसी के अंदर पानी मिलके जो है ना मेरे भाई, ये कच्छ के रण का निर्माण हो रखा है। आई बात समझ में, कच्छ के रण का निर्माण हो रखा है। पाकिस्तान ने एक बार ये क्लेम किया 1965 के युद्ध के बाद कि भाई साहब ये जो कच्छ का रण है ये एक झील है और ये 2 देशों की सीमा पर स्थित होता है। जब भी कोई झील 2 देशों की सीमा पर स्थित हो तो उसके ऊपर बराबर बराबर हक दोनों देशों का होता है। लेकिन पाकिस्तान वालों को कौन समझाए कि कच्छ का रण झील नहीं है बेटा, एक दलदली क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा जो है मछलियां मिलती हैं हम लोगों को, पेट्रोलियम के लिए अच्छा है ये, या फिर आप एक तरह से कहो कि टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा है। आई बात में। लेकिन पाकिस्तान वालों को कौन समझाए, उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारी है, हमारे देश में होगी। उनके देश में हुई लेकिन ना तो वहां सेमीफाइनल हुआ ना वहां पे फाइनल हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी बाहर की बाहर जो है भारत के अंदर आ गई। तो ऐसे ही पाकिस्तान वाले 1965 के युद्ध के बाद क्या कह रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि सर, वो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैला रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र है थोड़ा बहुत, यहां पर गुजरात में स्पेशली ये जो कच्छ का रण है ये आप लोग की झील है। ये सूरज चौहान संदीप सर जी कहां गई, इतना रो मेरे भाई के यार, कमाल करे है। संदीप सर ठीक ठाक है, कहीं बाहर गए हुए हैं, वो आकर जो है आप लोगों की क्लास ले लेंगे कल, ठीक है। मर्रावटाइज डाल रो मेरे, कुछ मैं कह दूंगा यार, हैं इतनी बुंडी डाल दो को विधवा भी ना रोया करे यार, धाड़े मार मार के तू रोने लग रहा है, हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था, ध्यान से सुन लेना कि भाई पाकिस्तान ने कहा कि कच्छ का रण जो है वो एक झील है, भारत वालों ने कहा कि कच्छ का रण जो है वो बेटा वो झील नहीं है, ठीक है, ये आपका एक दलदली क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले नहीं माने, तो 1968 में भारत ने एक समझौते के तहत 1968 में भारत ने एक समझौते के तहत 10% हिस्सा जो था किसका मेरे भाई, कच्छ के रण का, वो किसको दे दिया मेरे भाई, वो पाकिस्तान को दे दिया। किसको दे दिया मेरे भाई, पाकिस्तान को दे दिया। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनना तुम, कच्छ के रण में ही गुजरात में एक और चीज स्थित है बेटा, जिसको हम कहते हैं सरक्रीक। आई बात समझ में, सरक्रीक, सरक्रीक ये बहुत विवादित क्षेत्र है। आई बात समझ में, गुजरात के अंदर ही है ये बहुत विवादित क्षेत्र है यहां पर। आई बात समझ में, इसको कहा जाता है हरामी नाला। इसको क्या कहा जाता है बेटा, इसको हरामी नाला कहा जाता है। इसको हरामी नाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि सरक्रीक जो है एक दलदली क्षेत्र है, यहां पर लोग ज्यादातर जो है मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, या पेट्रोलियम के जो है यहां पर सोर्सेज अच्छे खासे हैं। दूसरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पेट्रोलियम के सोर्सेज अच्छे हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो सरक्रीक में हमारी कोई अच्छी सी बाउंड्री डिसाइड नहीं है कि भाई यहां से पाकिस्तान शुरू हो गया या यहां से इंडिया शुरू हो गया, कहीं कहीं जो है झंडे वगैरह ऐसी चीजें लगा रखी है, ठीक है। तो कई बार हमारे मछुआरे जो है मछली पकड़ते पकड़ते बेचारे पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते हैं, पाकिस्तान वाले उनको पकड़कर जेल में डाल जाते हैं। कुछ जो है पाकिस्तानी मछुआरे हमारे भारत के अंदर एंट्री कर जाते हैं, लेकिन भारत वाले अच्छे हैं, उनको वापस जो है पाकिस्तान के अंदर छोड़ आते हैं, ठीक है। क्लास कहीं नहीं रुक रही है, क्यों विकास दी है, क्या दिक्कत हो रही बेटा, ठीक है यार, क्या दिक्कत हो रही तुम्हें, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो सरक्रीक जो है उसको हरामी नाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी आतंकवादी घुसपैठ जो है पाकिस्तान यहीं से करता है। आतंकवादी जो घुसपैठ होती है वो ज्यादातर इस तरह से ही भारत के अंदर वो जो है करवाता है। जो 26/11/2008 को आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई के ताज होटल पर, CST यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, जो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिसका जो है मेरे भाई आप लोगों ने सुना होगा, उसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता है। आई बात में, उसको जो है मेरे भाई आप लोग की बहुत सारी जो है ना ख्याति प्राप्त उस रेलवे स्टेशन को, उसके बारे में जिक्र करेंगे आपका लेकिन बाद में। तो वहां पर जो हमला हुआ था वो आतंकवादी ऐसे कह रहे थे कि अरब सागर में उन्होंने जो एंट्री ली थी वो इसी क्षेत्र से ली थी, भारत वाले जो अरब सागर था उसके अंदर जो एंट्री ली थी वो यहीं से ली थी, ठीक है।
तो मेरे भाई ये होता है, तो ध्यान से सुनना। सरकरीक, सरकरीक जो विवादित क्षेत्र है वो भी कहां पर है मेरे भाई? कच्छ के रण गुजरात के अंदर स्थित है। किस किस के बीच में विवादित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। सरकरीक को बेटा हरामी नाला भी कहा जाता है। कच्छ का रण हम सबको पता है कहां पर है मेरे भाई? गुजरात के अंदर है। थार रेगिस्तान की हम बात करें तो भारत में इसका कितना है मेरे भाई? 68% है। और पाकिस्तान के कितने, पाकिस्तान के अंदर कितना है? 32% है। ये जो थार रेगिस्तान है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थार रेगिस्तान है, मान के चलो बेटा ये आप लोगों का राजस्थान है, मैं ऐसे करके ये राजस्थान बता रहा हूं। तो राजस्थान के बीचों बीच आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है अरावली है। आई बात में, भारत के बीचों बीच क्या है मेरे भाई? अरावली है। तो अरावली के जो इधर वाला हिस्सा है बेटा, जिसको हम वेस्ट साइड बोल रहे हैं, इस राजस्थान को हम आमतौर पर बेटा क्या कह देते हैं? मारवाड़ कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? मारवाड़। और इधर वाला जो क्षेत्र है, जैसे जयपुर वगैरह वाला रीजन आ गया, इसको हम कह देते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ वाले रीजन में उतना ज्यादा रेत नहीं है जितना ज्यादा मारवाड़ के अंदर है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका अरावली आ गया। अरावली इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रहा है। अरावली जो है इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोक रहा है। इसलिए मारवाड़ी लोग जो होते हैं मेरे भाई, इनके पास करने के लिए खेती वगैरह या कोई ऐसा तो होता नहीं, तो ये बाहर निकलकर दुनिया के अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। आई बात समझ में? ये क्या करते हैं मेरे भाई? अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो मारवाड़, तुमने सुना होगा ना, मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम, ठीक है, मारवाड़ प्रेम आइसक्रीम। तो मारवाड़ की जब वो बात कर रहा है तो जैसलमेर वाला जो रीजन आ गया आप लोगों का, बाड़मेर वाला जो रीजन आ गया, पर ईस्ट वेस्ट वाली साइड वाला, राजस्थान में जो वेस्ट है, पश्चिमी हिस्सा है, वो आप लोगों का मारवाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? मारवाड़ कहलाता है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का एक महत्वपूर्ण त्योहार है ना? मैं आपको फेस्टिवल के ऊपर बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा, छोटी छोटी क्लिप 15-15, 20-20 मिनट की, जिसमें हम 2-2, 3-3 स्टेट को ट्रिक के साथ जो है याद कर लेंगे। तो आप लोगों को ये बताओ जल्दी से कि भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्योहार किस भारत के हिस्सा? जल्दी से बताओ मेरे भाई। हाँ, सुमित ठाकुर ने बहुत अर्जेंट काम है। मैं लड़की हूं सर जी। संदीप सर जी कहाँ गए? बेटा संदीप सर बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे कल, वो काम हो सकता है इनको, वो भी इंसान है। चलेगा? सिक्किम, 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 वेरी गुड। जितना ने भी जवाब दिया मेरे भाई, सिक्किम सबका सही है। सिक्किम में और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो मैं चाहता हूं कि तुम इन सिक्किम के त्योहारों को एक ट्रिक से याद कर लो मेरे भाई। ये लोसुंग, ठीक है, सोनम लोचार, ये सारे के सारे मेरे भाई सिक्किम के हैं मेरे भाई, ठीक है। किसके हैं मेरे भाई? सिक्किम के हैं। और ये ट्रिक मैंने खुद की बनाई है, किसी और की ट्रिक नहीं है, क्योंकि इन सभी त्योहारों की जो है मैंने अपनी ट्रिक बना रखी है, हर एक स्टेट के त्योहार की, उसको तुम्हें याद करना है। अब तुम मेरी ट्रिक सुन लो और फिर बताना कि तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सिक्किम या आप लोग का, अब सिक्किम से जो हमें वर्ड उठाना है बेटा, एक ही वर्ड यहां से उठ सकता है, वो उठ सकता है सिक्का। आई बात में? सिक्का, पैसे का जो सिक्का होता है। तुम्हें पता है पहले नोट पर एक लाइन लिखी होती थी, है ना? पहले जो नोट चले थे लॉकडाउन में, बड़े फेमस हुए थे, सोनम डैश 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 बेवफा है ना? उस पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसे करके एक लाइन लिखी होती थी। तो तुम्हें आजकल याद रखना कि सिक्के पर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? सिक्के पर लिखा हुआ है सोनम लोचार बेवफा है। यानी कि सोनम नाम जहां भी आ जाए तो समझ लेना सोनम गुप्ता बेवफा है। ऐसे किसी का नाम मैं वैसे नहीं लेता, जस्ट एक आप लोग इसको मजाक के तौर पर ले, ठीक है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो उस नोट पे लिखा होता था, लॉकडाउन के अंदर बहुत ही चीजें चली थी, नोट पे लिखा था सोनम गुप्ता फलाना फलाना बेवफा है। तो आपको याद रखना है, आजकल हमने किसके ऊपर लिख रखा है बेटा? सिक्के के ऊपर लिख रखा है सोनम गुप्ता बेवफा है। और किसी ने लाकर मुझे दिखाया कि बोला लो सर देखो, एक सिक्के पर लिखा हुआ है सोनम गुप्ता बेवफा है। किसी ने मुझे तुम में से लाकर सिक्का दिया, बोले लो सर देखो सोनम गुप्ता बेवफा है, ठीक है। यो तो सागा दावा कर है, पक्का दावा कर है कि वह बेवफा है। आई बात में? फिर मैंने कहा अरे मैंने एक बात बता तू, यह चीज तो पहले कागज वाले नोट पे लिखी होती थी, कागयेद। कागयेद का मतलब मेरे भाई, कागयेद से तुम क्या वर्ड निकालोगे यहां पर कि भाई कि ये तो मुझे याद है बेटा, ये मुझे याद है। ये चीज किस पर लिखी होती थी? कागज के नोट पर लिखी होती थी। ये तो किसके ऊपर लिखी होती थी? कागज के नोट पर लिखी होती थी। आई बात समझ में? ये किस पर लिखी होती थी? कागज के नोट पर लिखी होती थी। आई बात समझ में? भाई सोनम गुप्ता बेवफा है, ये बात जो है पहले कागज के नोट पर लिखी होती थी, लेकिन अब लोग दावा कर रहे हैं, एक ने कहा लो सर ये लोग तो दावा कर रहे हैं, सिक्का पर लिख रहे हैं कौन? सोनम गुप्ता बेवफा है। आई बात समझ में? आई बात, उसने क्या कहा? सोनम गुप्ता क्या है मेरे भाई? बेवफा है। आई बात समझ में? तो फिर एक बोला बम चिकी बम बुम, सोनम गुप्ता क्या है? बेवफा है। बम चिकी बुम बुम, सोनम गुप्ता क्या है? बेवफा है, ठीक है। एक जना आया फिर बोला सर जी मैंने भी दिखाई हो, फिर मैंने सिक्का ही दे दिया, मान ले तू सूंग इसने,
ले सूंघ के देख इसने, ठीक है, इस सिक्का ने सूंघ के देख, इसमें तो सोनम गुप्ता की ये क्या होगी, स्मेल आओगी, खुशबू आओगी ना, सूंघ के देख लो, सूंघ, ठीक है। तो तुम किसको सूंघ रहे हो, सिक्के को सूंघ रहे हो। तो हम सारे आए देखने कि हमने भी दिखाओ सर जी कि किस पे लिख रहा है सोनम गुप्ता बेवफा है, आई भाषण में। तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे सिक्किम के आप लोगों को त्योहार याद करने पड़ जाए तो क्या याद रखोगे मेरे भाई, सिक्का, और सिक्का पे क्या लिख रहा था, सोनम। तो जहां पर भी सोनम एक ही त्योहार है पूरे इंडिया के अंदर, सोनम लोचार, ठीक है, सोनम लोचार। ये जो त्योहार है ना मेरे भाई, ये जो त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर मनाया जाता है। आ जाए लोसर, लोसर से याद रखना, लोसर आपको मैं सिक्का देता हूं, है ना, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये बेवफा है, ठीक है, ओके। ये क्या है मेरे भाई, बेवफा है। और दावा करें हैं लोग कि हाँ भाई सह होगी, हमने क्या लेना। फिर मनोज तो पूछे रहे ये तुम्हारा टाइम में कागज पर लिखी आया कर दी, मेरा याद है, ये कहां पर लिख के आती थी, कागज पर लिख के आती थी। बोले बुमचू बुमचुम, सर जी वो टाइम गया, बमचिक बुम बुम वो टाइम गया, बमचिक बुम बुम वो टाइम गया, अब तो सिक्का पे लिख रही है। फिर तुम सारे आए, सर जी मैंने भी दिखाओ, मैंने भी दिखाओ। फिर मैंने कहा ले सूंघ लो इसमें, तुम इसमें तुमने तो खुशबू आओगी किसकी, सोनम की। याद हुआ या नहीं हुआ, हाँ, बमचिकी बुम बुम याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोग को पूछ ले कि जैसे कोई ये पूछ ले कि मेरे भाई बुमचू बुमचू, ठीक है, तो बुमचू से तुम क्या रखोगे, बच्चे बुम बुम, याद रख लोगे ना कि भाई सिक्के पे लिखा हुआ था कौन बेवफा है, ओके। अच्छा हुआ किसी का नाम सोनम नहीं है भाई, नाम हो तो भी सीरियस ना ले लियो रे, इसने कदे का सीरियस लेके बैठ जा, ठीक है। इस क्वेश्चन, चलो इसको देख लो पहले तुम। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है इनके अंदर से, एक बार भाई खींच के ले लो रे सेशन रे, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। सर जी सिक्के तो बच्चे भी ना लेते, ना लेते तो ना बेरा है, कौन लेते, आलू, आलू कौन है, हाँ जी सर जी रुक गए आप, बेटा तुम्हारी क्लास ठीक, मेरी यहां से क्लास बिल्कुल ओके चल रही, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए, तो देखो आर्द्रता को मापने के लिए बेटा किसको, यहां पर मापने की बात हो रही ह्यूमिडिटी को, तो ह्यूमिडिटी को मापने के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, आई भाषण में, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, किसी भी लिक्विड की हम जो है डेंसिटी को मापते हैं। यहां पर मेरे भाई लेक्टोमीटर किसके लिए यूज होता है, लेक्टोमीटर आ गया तो दूध के लिए यूज होता है मेरे भाई, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर जो है मेरे भाई एक तरह से वोल्टेज के लिए यूज होता है, ये आप लोग के फिजिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। ये आप लोग के इसका क्वेश्चन नहीं था, ये साइंस का था जो इसके अंदर डाल रखा था। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है। आज के टाइम में हमारे देश में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा जो है साउथ बटन है, जो कि आप लोगों का अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। इसके अंदर से सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है बेटा, वो आप लोग के मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वन भी पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आई बात में यार, कहीं नहीं रुक रही, तुम्हें पता नहीं क्या दिक्कत है, कहीं नहीं रुक रही मेरे भाई, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमें पता है बेटा राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये भी आप लोगों का यहीं पर है। सरिस्का ये भी यहीं पर है। अच्छा दो और है, एक तो है मेरे भाई मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी तो यही है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी तो आप लोग का कहां पर है, राजस्थान के अंदर है। और एक है मेरे भाई आप लोग का मरुस्थल, है ना, मरुस्थल, मरुस्थल करके भी राष्ट्रीय उद्यान है मेरे भाई, ये भी आप लोग का यहीं पर है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आप लोग का यही है। तो देखो ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा मरुस्थल, और मरुस्थल हमने बेराकड़े मेरे भाई राजस्थान में है। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, तो रणभूमि में वहीं पर आते हैं, ये भी आप लोग को याद होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को पता है, केवल जो रण है, रण जो है वो आप लोग के कहां पे है, राजस्थान में है। सरिस्का, राजस्थानियों की आवाज जो है बहुत सरस होती है, मीठी मीठी होती है ना, अजी अठो जी कठो जी ऐसे करके ये बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आप लोग के राजस्थान में है। राजस्थान में टोटल कितने हैं मेरे भाई, 5 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। अगर वो पूछे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, वैसे तो सारे याद करवा दूंगा मैं तुम लोगों को, सर भी करवा रहे होंगे, याद हो ही गए होंगे तुम लोगों को। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे तो बेटा हमारे देश में टोटल 106 हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है मेरे भाई, एमपी के अंदर है। सबसे ज्यादा कहां पर है मेरे भाई, आप लोगों के एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर, है ना। और एमपी में ये कितने हैं बेटा, टोटल आप लोगों के 11 हैं। आई बात में, सबसे बड़ा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप लोगों का हेमिस नेशनल पार्क है बेटा। कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे छोटा पूछ ले तो आप लोग कह दोगे सर साउथ बटन है, जो कि आप लोगों का अंडमान निकोबार पे है ना, साउथ बटन लिख लोगे ना इसको, साउथ
बटन जो है इसको हम बोल देते हैं साउथ बटन जो है ये अंडमान निकोबार के ऊपर है। और क्या बात आप लोगों से पूछ सकता है वो सबसे ज्यादा एमपी के अंदर हो गए, सबसे बड़ा ये हो गया और सबसे छोटा ये हो गया। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और कोई इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है तो वो क्या हो सकती है मुझे बता दो। वैसे तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे सारे के सारे, हमने इसके याद कर लिए, ठीक है। यहां पर ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व है बेटा। पहली बात तो ये नेशनल पार्क है ही नहीं, पहली बात तो ये कि ये नेशनल पार्क है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये आप लोगों का कहां पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, जो हमारा पश्चिमी घाट है मेरे भाई, पश्चिमी घाट, जिसकी शुरुआत कहां से होती है, गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है। ये गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और ये नीचे मेरे भाई तमिलनाडु तक जाता है। आई बात सुने, पश्चिमी घाट की मैं बात कर रहा हूं। पश्चिमी घाट जो है आप लोग की इसकी लंबाई जो है बेटा कितनी है, 1600 किलोमीटर है। इसी पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कई बार लोग है ना, एक और नाम होता है मेरे भाई हिमाद्री, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री किसे कहा जाता है बेटा, हिमाद्री जो है हम ग्रेट हिमालय को कह देते हैं, महान हिमालय को कह देते हैं। हिमाद्री जो है वो हम किसे कह देते हैं, महान हिमालय को कह देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हर समय जो है आप लोगों को बर्फ देखने को मिलेगी। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। हिम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बर्फ होता है, ठीक है। फ्लोटिंग पार्क रह गया जी, हाँ एकमात्र जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है मेरे भाई वो है आप लोग का, वो आप लोग का कहां पर है, मणिपुर में है, लोकटक झील के अंदर है। मणिपुर की जो लोकटक झील है उसके अंदर है किम लामजाऊ और नेशनल पार्क है वो, है ना, यही नाम है ना, किम लामजाऊ, यही नाम होगा, किम लामजाऊ, किम लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान बेटा। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि आप लोगों का कहां पर पड़ता है, मणिपुर में। और मणिपुर में कौन सी झील है आप लोगों की, लोकटक झील, जिसके अंदर ये आप लोगों का स्थित है, लोकटक झील के अंदर है। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता दो मेरे भाई, बताओ भाई जल्दी से। फिर गुस्सा करेगी मोटो गुस्सा गुस्सा कौन करे बेटा, या पढ़ ले पहले तो हम सारे के सारे सेशन लाइक करो, सारे के सारे सेशन लाइक करो। मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो मनोहर की तो बताया मैंने, मणिपुर ये तो लिखा है, हाय भाई, हाँ किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ है वो, मैंने ये लिख दिया क्या, किबुल लामजाओ है वो, क्या बेटा वो किबुल लामजाओ है, सॉरी किबुल लामजाओ है, किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ जो है वो नेशनल पार्क है आप लोगों का, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, आज संदीप सर बाहर गए हैं बेटा, लोकटक झील मणिपुर, बिल्कुल मेरे भाई। हाँ यहाँ पर संगाई हिरन भी पाया जाता है, ओके, हाँ मैंने ईवीएस में पढ़ा है संगाई हिरन के बारे में। ओके चलो नेक्स्ट पे आओ भाई, अगले क्वेश्चन पे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। क्या खतरनाक क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार तुम लोगों को पता है ये भी हमारा एक यूटी है ना। आज के टाइम में सबसे बड़ा यूटी जो है वो लद्दाख है, और सबसे छोटा तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो मैं ही बता देता हूँ, जिसकी राजधानी बता दूँ या डायरेक्ट बता दूँ आप लोगों को। मैंने कहा सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो हमारा यूटी है वो आज के टाइम में लद्दाख है, और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है, जिसकी राजधानी है बेटा कारावती। आई बात सुने। सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है बेटा, वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है आपकी अपने देश की, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। सर जी आप तो जीके पढ़ा लेते हो, आप तो ऑलराउंडर हो। अरे मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, ठीक है। इधर देखो बेटा, इसने पूछा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट। सबसे पहले तो इस इंदिरा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर ये रखा गया है। इस इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है मेरे भाई। ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप कैमोरिन है, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और वैसे अगर आप लोगों से कोई हमारा सबसे सदर्न पॉइंट पूछ लेता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लेता है, तो मेरे भाई वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री पर है मेरे भाई, 6 डिग्री और 4 मिनट पर स्थित है मेरे भाई। ये 6 डिग्री और 4 मिनट पर स्थित है। इसी को मेरे भाई आप लोग का पार्सेन बिंदु भी कहा जाता है। आई बात समझ में, पार्सेन बिंदु भी इसी को कह देते हैं हम लोग। और इसी को हम मेरे भाई पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं। इसी को हम पिगमेलियन पॉइंट भी कह देते हैं, पिगमेलियन बिंदु भी कह देते हैं। ये जो है हमारे ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ठीक है। कहां पर है बेटा, ये ग्रेट निकोबार के ऊपर हमारा ये स्थित है, ग्रेट निकोबार के ऊपर है ये। 6 डिग्री 4 मिनट जो है ये आप लोग का यहां पर स्थित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सबसे पश्चिमी बिंदु हमारा कौन सा है, गौर माता है, गुजरात के अंदर है। सबसे
उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है बेटा, जो कि हमारा किसके अंदर स्थित है? पीओके के अंदर आता है फिलहाल के टाइम में। और हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आप लोग का 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है। और वैसे स्थलीय भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो बेटा केप कैमोरिन है। मतलब मैं चारों तरफ की बात कर रहा हूं आप लोगों से। ये आप लोग की भारत की पूर्वी साइड होगी बेटा, ये भारत की पश्चिमी साइड होगी आप लोगों की, है ना, ये भारत की पश्चिमी साइड होगी, ये भारत की जो है उत्तरी साइड होगी, और ये भारत की कौन सी साइड होगी बेटा? दक्षिणी साइड होगी, दक्षिणी। दक्षिण में मुख्य भूमि का पूछे तो ये होता है मेरे भाई 8 डिग्री 4 मिनट। आई बात में 8 डिग्री 4 मिनट। इसका नाम क्या है बेटा? केप कैमोरिन। इसका नाम क्या है? केप कैमोरिन है। और केप कैमोरिन कहां पर पड़ता है मेरे भाई? ये आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और पूरी तरह से दक्षिणतम बिंदु पूछे तो मेरे भाई 6 डिग्री 4 मिनट है, जो कि हमारे अंडमान निकोबार के ऊपर पड़ता है। वहीं अगर आप लोगों से मेरे भाई ये वाला पूछा जाए तो ये उत्तरी बिंदु जो है वो होता है 37 डिग्री और 6 मिनट। इसको बोला जाता है इंदिरा कोल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेटा इंदिरा कोल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इंदिरा कोल। पूर्वी बिंदु पूछ ले तो मेरे भाई ये होता है आप लोगों का किबिथु। क्या होता है मेरे भाई? किबिथु होता है। और किबिथु कहां पर है मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और वहीं पश्चिमी बिंदु पूछ ले तो मेरे भाई ये होता है गोरमाथा। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई? गोरमाथा, जो कि आप लोगों का गुजरात के अंदर स्थित है। आई बात में? क्या है मेरे भाई? गुजरात के अंदर ये आप लोगों का क्या है मेरे भाई? स्थित है। ठीक है, ये गुजरात के अंदर क्या है मेरे भाई? आप लोगों का स्थित है। ये कहां पर है मेरे भाई? गुजरात के अंदर स्थित है। ओके, इनका वो लिखना चाहते हो तो इसका होता है मेरे भाई 68 डिग्री और 7 मिनट। ठीक है, 7 मिनट। इसका होता है 97 डिग्री और 25 मिनट। आई बात में? लेकिन क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं आप लोगों से। आई बात में? ये तो आप लोगों से पूछा ही नहीं। पूछा क्या है मेरे भाई? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में किसके निकटतम है? तो सबसे जो निकट देश है बेटा वो कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे निकट देश कौन सा है यहाँ पर? इंडोनेशिया है। सबसे निकटतम देश जो है मेरे भाई वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन सा है मेरे भाई? इंडोनेशिया है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। इंडोनेशिया है। खींच के ले लो मेरे भाई। आगे देखो, ये देखो, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत आसान है, सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं नहीं इसके ऊपर टाइम खराब करना चाहता आप लोगों का, लेकिन कुछ अच्छी बातें जरूर बताऊंगा। 5 जून को बेटा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है मेरे भाई विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये कुछ दिवस जो है ना आप सबको याद होने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो आप लोगों का इंटरनेशनल अर्थ डे जो है मेरे भाई वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 11 जून को जो है मेरे भाई अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस। ठीक है, वैसे तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा क्रेज किसका है? सबसे ज्यादा पैसा किसका है मेरे भाई? सबसे ज्यादा पैसा किस में है? तो आप कहोगे सर क्रिकेट में। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं मेरे भाई? 11। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो मेरे भाई, 11 जन किस में होते हैं मेरे भाई? क्रिकेट में। और हमारे लिए आज के टाइम में जो अंतरराष्ट्रीय गेम है जिसको हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वो हमारे लिए तो क्रिकेट ही है। वैसे तो क्रिकेट जो है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है ना। भारत का तो क्या है? हॉकी है। लेकिन याद करने की ट्रिक ये मेरे भाई 11 जून को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा वो आप लोगों से पूछ सकता है कि मेरे भाई ओजोन डे कब मनाया जाता है? ऐसे जो दिवस है वो आप लोगों को याद रखने हैं। ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है मेरे भाई वो मनाया जाता है कब? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हर साल हम ओजोन दिवस जो है वो बनाते हैं। 16 सितंबर को हर साल हम क्या बनाते हैं बेटा? ओजोन दिवस बनाते हैं। आई बात में? 16 सितंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस जो है वो हम बनाते हैं। ओजोन दिवस जो है हमारा हमेशा इस दिन मनाया जाता है। ठीक है, वैसे आप लोगों को बहुत ही और भी पता होगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं ये और बता दो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सर तिरंगा बैच पर ये सिलेबस कितना हुआ है अभी? बेटा एक बार इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लो, दे विल हेल्प यू। ठीक है, दे विल हेल्प यू। बता दो जल्दी से, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें छोड़ दो इब्राहिम, ये बता दो मेरी बस। आ जाओ। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अभी अभी मैंने बताया कि भाई सबसे ज्यादा जो आप लोग के हैं वो मेरे भाई एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा वन जो है मेरे भाई, सबसे ज्यादा वन। तो सबसे ज्यादा वन की जब बात आ जाएगी, सबसे ज्यादा वन की, तो सबसे ज्यादा वन जो है मेरे भाई वो आप लोग के एमपी के अंदर है। एमपी के अंदर ही हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। एमपी के अंदर ही सबसे ज्यादा क्या है बेटा? टाइगर रिजर्व भी है। क्या है मेरे भाई? टाइगर रिजर्व भी है।
इसलिए एमपी को मेरे भाई क्या बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी हम लोग बोल देते हैं। एमपी को ही क्या बोल दिया जाता है, टाइगर स्टेट बोल दिया जाता है। आई बस में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर का भी पता होना चाहिए, कई बार पहले नंबर के नहीं पूछता। दूसरे नंबर पर कौन है मेरे भाई, दूसरे नंबर पर है आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बेटा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, मैं भी देख रहा हूं 475 जो है आप लोगों के लाइव चल रहे हैं, जल्दी से, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है बेटा छत्तीसगढ़, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, छत्तीसगढ़ आता है। तो आप लोगों को ये तीनों स्टेट जो है याद होने चाहिए बहुत अच्छे से कि अरुणाचल प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर एमपी है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। लेकिन एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, सबसे घने वन, सबसे ज्यादा घने वन जो है किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा घने वन जो है वो आप लोगों के किस स्टेट के अंदर पाए जाते हैं? अगर वो क्वेश्चन पूछ ले, अलग से बना दे, एक तो पूछे भाई सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र, किस उसमें पाए जाते हैं राज्य में, तो आपका आंसर एमपी होगा, सिंपल सी बात है। उसने पूछा है कि सबसे ज्यादा घने वन, सघन वन, सघन मतलब डेंस, आई बात समझ में, सघन का मतलब होता है डेंस, यानी कि जहां पर जो है एक पेड़ के साथ दूसरा पेड़ यानी कि जगह ही ना हो, ठीक है, डेंस एरिया हो, ठीक है, सघन वन। जैसे आप हरियाणा में नहीं पढ़ते क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऐसे ही आप लोगों से पूछा जाएगा कि वनों के घनत्व के आधार पर या सघन वनों के हिसाब से हर ये पूरे देश का सबसे बड़ा जिला वो जो है मेरे भाई, सॉरी, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है सघन वनों के आधार पर? मिजोरम, 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 अरुणाचल, 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 ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत अच्छा, अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में बेटा सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं। अगर सघन वनों के हिसाब से पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, वैसे पूछे तो मेरे भाई कौन सा है आप लोगों का, एमपी है, मध्य प्रदेश है। आई बस में, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, मध्य प्रदेश। आई बस में, हरियाणा में मेरे भाई वन सबसे कम पाए जाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप और मिनिकॉय बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लक्षद्वीप जो है बेटा ये हमारा क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, छोटा सा है ये, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। मिनिकॉय भी इसी का पार्ट है बेटा, प्रदेश है ये। लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी क्या है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है सर, इसकी राजधानी है कावारत्ती, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एंड्रोथ द्वीप है। दूसरी बात ध्यान से सुनना लक्षद्वीप के बारे में, लक्षद्वीप जो है मेरे भाई सबसे छोटा तो है ही, लक्षद्वीप जो है वो आप लोगों का किस तरह का द्वीप है, तो मेरे भाई ये आप लोगों का एक कोरल द्वीप है। कैसा है मेरे भाई, ये कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप या आप इसको कह सकते हो मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप वो होते हैं जो मूंगा चट्टान पर बने होते हैं, मूंगा चट्टान पर बने होते हैं, लक्षद्वीप की बात कर रहा हूं। अब जैसे मान के चलो ये भारत है, ये भारत है, ये भारत में अरब सागर है बेटा, ये आप लोग की बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में ही ये जो है आप लोग के लक्षद्वीप, मिनिकॉय और फिर आप लोग का एक देश आ जाता है जिसका नाम क्या है, मालदीव, जिसका नाम क्या है, मालदीव। मालदीव एक देश आ जाता है मेरे भाई। ये सारे के सारे लक्काडीवा रीज पे स्थित है, लक्काडीवा कटक बोल देते हैं हम इसको, एक तरह से मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, इसके ऊपर है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बीच में जो है मेरे भाई ऐसे पानी भरा हुआ है, और फिर आप लोग का कौन सा आ जाता है मेरे भाई, मिनिकॉय। फिर कौन आ जाता है, मिनिकॉय, और फिर मिनिकॉय के बाद भी क्या है, पानी भरा हुआ, और फिर कौन सा देश आ जाता है बेटा, मालदीव आ जाता है, मालदीव। तो आप लोगों से चैनल पूछा जाता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप कह दोगे सर 9 डिग्री चैनल है। क्या है मेरे भाई, 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना चैनल है मेरे भाई, 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो कई बार वो ना आप लोगों से ऐसे पूछता है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव को अलग करता है। आई बात समझे, बताओ भाई जल्दी से, भारत और मालदीव को अलग करने वाला वो कौन सा चैनल है, तो बेटा 8 डिग्री चैनल है जो भारत और मालदीव को अलग करता है। और ये 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में पड़ता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय तो भारत का हिस्सा है बल्कि लक्षद्वीप के साथ ये भी, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में मेरे भाई जो पानी है उसको हम 9 डिग्री चैनल बोल देते हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे सर चैनल क्या होता है, कई लोग सोचेंगे कि चैनल क्या होता है, कौन बताएगा मुझे चैनल क्या चीज होती है, जल्दी से बता दो बेटा चैनल क्या चीज होती है। सर आज दिन में साइंस क्लास नहीं हुई बेटा, कल दिन में होगी, बस परसों की छुट्टी होगी तुम्हारी, वरना रेगुलर क्लास होगी। आज ये इस टाइम क्लास लेनी थी, इसलिए जो है दिन की क्लास हमने स्किप करवा दी ताकि तुम बोर ना हो, ठीक है।
अरे वो अलग है, 10 डिग्री चैनल वो अलग है बेटा। मैंने यहां पर पूछा है आप लोगों से, ध्यान से सुनना कि चैनल होता क्या है। एक तो बेटा जल संधि होती है। देखो सबसे पहले तो तुमने जल संधि सुनोगी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जल संधि, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर स्टेट बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, वाटर स्टेट बोल देते हैं, जल संधि, है ना। भारत और किसके बीच में है, श्रीलंका के बीच में कौन सी, पाक जल संधि है। जल संधि क्या होती है, ये दो स्थल वाले भागों को अलग करती है और दो पानी वाले भागों को जोड़ने का काम करती है। जैसे भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है तो बीच में जो पानी आ जल संधि होगी। इसी जल संधि का जो चौड़ा भाग होता है बेटा, इसी जल संधि का जो चौड़ा भाग होता है, उसी चौड़े भाग को हम, उसी वाइड पार्ट को हम क्या कह देते हैं, चैनल बोल देते हैं। यानी कि जल संधि का जो चौड़ा भाग है ना, बड़े, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो बहुत सारी आप लोगों ने जल संधियां पढ़ी होगी मेरे भाई, ठीक है। किसी की मजबूरी, ये डिलीट कर गया, नहीं मैं इसकी मजबूरी जरूर समझता आज बेचारे की, इनकी बहुत ही तकलीफ है, ठीक है। सारी तकलीफ नू दिक्कत दूर को नहीं हो बेटा यहाँ, ठीक है। गुरु जी की बुक कब आवेगी संदीप सर की, बहुत जल्दी आ जाएगी बेटा, ठीक है। देखो बेटा मैंने कहा आप लोगों से कि जो चैनल होता है, चैनल वो जल संधि का चौड़ा भाग होता है। और जल संधि क्या करती है, दो स्थल वाले भागों को अलग करती है और दो पानी वाले हिस्सों को जोड़ती है, ठीक है। जैसे अरब सागर और आप लोग के बंगाल की खाड़ी वाले पानी को मिलाती है पाक जल संधि, और भारत और श्रीलंका को अलग करने की कोशिश करती है। इसी जल संधि के चौड़े भाग को हम बेटा क्या बोल देते हैं, चैनल बोल देते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, चैनल बोल देते हैं। तो इसने पूछा लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा, लक्षद्वीप के लोग जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है बेटा, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है, मलयालम है। मलयालम के बाद यहाँ पर सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा जो है मेरे भाई वो महले या माही है। कौन सी है मेरे भाई, महले या माही है। और मिनी कोए पे तो मोस्टली जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो महले या माही लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है। ओके, महले या इसी यूज की जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। तुमने सुनी होगी मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, अरे बहुत फेमस है यार मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है मन्नार की खाड़ी पड़ती है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी रत्नों के लिए, जेम्स के लिए बहुत फेमस है मेरे भाई, रत्नों के लिए प्रसिद्ध है ये, रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। जो पाक जल संधि है ना उसी के बीच में पड़ती है मेरे भाई ये, ठीक है। मन्नार की खाड़ी रत्नों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, जैव विविधता। अच्छा तुम मुझे ये बताना, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे तुम सभी बच्चे कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो है मेरे भाई वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, बताओ जल्दी से। अरे संदीप सर आज बाहर गए हो इसलिए मैं क्लास ले रहा हूं बेटा। मैंने पूछा आप लोगों से कि मेरे भाई सबसे ज्यादा भारत में जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो आप सबको पता है कि पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि जो है मेरे भाई वो आप लोगों की किस किस के बीच में है, भारत और श्रीलंका। और तमिलनाडु जो है वो मेरे भाई किसका हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा है। आई बात समझ में, ओके चलो। यहां पर मलक्का है मेरे भाई, ये आप लोग की इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में पड़ती है मेरे भाई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मेरे भाई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। दो देशों के बीच में जो जल संधि पड़ती है वो आप लोगों की कौन सी है मेरे भाई, स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है। मलक्का जल संधि मेरे भाई इनके बीच में पड़ती है, ठीक है। अच्छा आप लोगों को पता होगा इंडोनेशिया में एक सुमात्रा है और एक जावा है, ये द्वीप टाइप से है। तो इंडोनेशिया के जो सुमात्रा है, इंडोनेशिया के ही बेटा जो सुमात्रा है और जो जावा द्वीप है, सुमात्रा और जावा द्वीप, सुमात्रा और जावा द्वीप, इन दोनों द्वीपों के बीच में जो पड़ती है मेरे भाई वो कौन सी पड़ती है, सुंडा जल संधि पड़ती है या सुंडा वाटर स्टेट आती है। कौन सी आती है मेरे भाई, सुंडा वाटर स्टेट आती है, ओके, सुंडा वाटर स्टेट आती है। एक बार फिर से आ जाओ, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है बेटा वो पाक जल संधि है। मलक्का जो जल संधि है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। सुंडा जो जल संधि है बेटा वो सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है। वो किस किस के बीच में है, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में है, ओके। एक बार सेशन ना खींच के ले लो मेरे भाई, थम तो डिले पड़ गए, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, गोदावरी नदी, तुम्हें पता है गोदावरी नदी की खास बात। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये जो दूसरी सबसे लंबी नदी है ना बेटा, इस नदी की लंबाई तुम्हें पता है कितनी है, 1465 किलोमीटर है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 1465 किलोमीटर है। इसी नदी को, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कह देते हैं हम लोग, दक्षिणी गंगा, ठीक है। एक वर्ड और यूज होता है यार, दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा जो है मेरे भाई
वो आप लोगों का किसके लिए यूज होता है बेटा? कावेरी के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कावेरी के लिए यूज होता है। गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कौन सी नदी है मेरे भाई? भारत की सबसे लंबी नदी है बेटा गंगा। कौन सी है मेरे भाई? गंगा है। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। आज मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम ढूंढ के ला पाओ तो ढूंढ लाना। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? किस राज्य के अंदर बहती है और कितनी उसकी लंबाई है? इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन से राज्य के अंदर ये बहती है, ठीक है। ओके, कौन से राज्य में बहती है? तो मैंने कहा सबसे लंबी नदी गंगा है, और गंगा की लंबाई हमें बहुत अच्छे से पता है बेटा, कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 2525 किलोमीटर है। वैसे गंगा जो है वो एक प्रॉपर नदी कहां आकर बनती है? आप सबको बहुत अच्छे से पता है, देवप्रयाग में आकर जो है हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग से पहले मेरे भाई 2 ग्लेशियर होते हैं हमारे उत्तराखंड के अंदर, छोटे छोटे। एक का नाम जो है आप लोगों का सतोपंथ ग्लेशियर होता है, सतोपंथ। और दूसरे का नाम क्या होता है मेरे भाई? दूसरे का नाम होता है मेरे भाई अलकनंदा। आई बस में कौन सा होता है? अलकनंदा होता है। सतोपंथ और अलकनंदा, ठीक है। सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है? लिख दूं क्या? भागीरथी, ठीक है। नहीं, सतोपंथ और गोमुख। सतोपंथ और बेटा गोमुख, ठीक है। सतोपंथ और गोमुख 2 आप लोग के ग्लेशियर होते हैं। इस एक से निकलती है मेरे भाई भागीरथी नदी, और एक से निकलती है बेटा अलकनंदा। ये दोनों की दोनों नदियां आकर आप लोग की कहां पर मिलती है? देवप्रयाग के अंदर आकर मिल जाती है। देवप्रयाग, देवप्रयाग में आकर 2 नदियां मिलती है बेटा, एक आप लोग की भागीरथी और एक अलकनंदा। इन्हीं दोनों नदियों को फिर इसके संगम को हम किस नाम से जानते हैं? गंगा। और फिर गंगा जो है मैदानी भागों में कहां से आ जाती है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हरिद्वार से ये मैदानी भागों के अंदर आ जाती है। हरिद्वार से कहां पर आ जाती है बेटा? ये मैदानी भागों के अंदर आ जाती है। सतोपंथ और गोमुख 2 ग्लेशियर है मेरे भाई, ठीक है। सतोपंथ से जो है मेरे भाई नदी निकलती है अलकनंदा, और गोमुख से निकलती है भागीरथी, ठीक है। भागीरथी, ठीक है। और फिर ये दोनों नदी, हाँ, भागीरथी और बेलांगना के संगम पर टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, ठीक है। जिसकी लंबाई लगभग 260 पता नहीं 226 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा के जो संगम है मेरे भाई, वो देवप्रयाग के अंदर आता है, और वहां से इसको गंगा बोला जाता है। गंगा के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। जिसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज विषाणु बोल देते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस बोल देते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र गंगा नदी ऐसी है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है। तो ये पानी के अंदर बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, इसलिए गंगा का पानी जो है मेरे भाई अपने आप शुद्ध होता रहता है, ठीक है। इसलिए गंगा का पानी जो है मेरे भाई अपने आप शुद्ध होता रहता है। तुम कहते हो ना गंगा जल सबसे शुद्ध है, अगर हम घर में लाकर गंगा जल को रख लेंगे तो वो सालों साल खराब नहीं होता, उसके अंदर कीड़े नहीं पड़ते। नॉर्मली हमारे घर में छोटा मोटा पानी रखा हो, कुछ दिन में ही उसके अंदर कीड़े चलने लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर कभी भी बैक्टीरिया नहीं पनप सकते, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ना। ये भारत की सबसे लंबी नदी होगी। भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है मेरे भाई कौन सी? आप लोगों की गोदावरी नदी। और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी से बता दो, तीसरी सबसे लंबी नदी। तो मैं लिख दूं, तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है बेटा? कृष्णा है। और कृष्णा की लंबाई कितनी है मेरे भाई? कृष्णा की लंबाई है आप लोगों की लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास, बस 65 किलोमीटर कम है। ये भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसने पूछा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है मेरे भाई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक जगह है बेटा नासिक, है ना, नासिक। जहां पर नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, प्रयागराज हो गया, यहां पर हर 4 साल बाद क्या लगता है मेरे भाई आप लोगों का? यहां पर लगता है हर 12 साल के बाद, मतलब हर एक जगह की जो बारी आती है वो 12 साल बाद आती है। तो यहां पर कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर नासिक जो है, नासिक में एक पहाड़ी है मेरे भाई जिसका नाम है त्रियंबकेश्वर, है ना, त्रियंबकेश्वर। तो वहां से जो है इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी जो है जाकर गिरती है मेरे भाई किस में? बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये किस में गिरती है बेटा? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिर जाती है ये नदी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। तो कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ठीक है, अलकनंदा, ये सारी की सारी किसके अंदर गिरने वाली है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगले क्वेश्चन पे आओ। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जल्दी से बताओ, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? निशा यादव जी, मैं तो लाइब्रेरी में ही हूँ, नाइट में 3 बजे जाता हूँ। देख कितना प्यार तो जी लगाओ है हो, मरागा तू, ठीक है। सर जी क्लास रुक गई बेटा, यहाँ से ओके चल रही, मेरे सामने नीचे यहाँ मैंने फ़ोन पे क्लास चला रखी है, तो ओके चल रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ जल्दी से। देखो, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है बेटा? वुलर झील है। बताने की जरूरत है क्या? तुम सबको पता होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है,
डल झील भी वहीं पर है। लोकटक झील के बारे में हम बात कर चुके हैं बेटा, ये कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है ना, मणिपुर में। और चिल्का झील बच्चे बच्चे को पता है कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, उड़ीसा के अंदर है ना, कहाँ पर है मेरे भाई, उड़ीसा के अंदर है। खारे पानी की झील है चिल्का। और मणिपुर में अभी अभी हमने बताया था भाई, किबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, किसके अंदर मेरे भाई, लोकटक झील के अंदर। ओके, डल झील और इसके बारे में तुम्हें बताइए। अगले क्वेश्चन पे आओ। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? वाओ नाइस। सबसे बड़ा तो तुम सबको पता है भाई, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो जो है बच्चे बच्चे को पता है, माउंट एवरेस्ट है। प्लेट टेक्टोनिज्म के कारण जो है माउंट एवरेस्ट बना है। और माउंट एवरेस्ट की जो लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, 8,848 मीटर के आसपास है। अब तो कुछ ना कुछ बढ़ी गई होगी, क्योंकि हर बार जो है इसके नीचे प्लेट आपस में टकराती रहती है। हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है, ठीक है। ये आप लोगों का फोल्डिंग माउंटेन भी है ना, प्लेटों के टकराने के कारण जो है ये बना है। कौन कौन सी प्लेटें टकराई थी आप लोगों को पता होगा, एक तो इंडियन प्लेट थी और एक कौन सी थी मेरे भाई, यूरेशियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी तब जाकर हमारे हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय एक फोल्डिंग माउंटेन भी है। ओके, ये क्या है मेरे भाई, फोल्डिंग माउंटेन भी है। ओके, अब आ जाओ इसके आगे। माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर ऊंचा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है मेरे भाई, उसकी हाइट है K2। K2 या जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देते हैं। और ये आप लोगों का कहां पर स्थित है मेरे भाई, ये आप लोगों का POK में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको पता है आजादी के 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने जो है हमारे पश्चिमी जो कश्मीर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। लगभग 30% के आसपास जो है वो हमारा कश्मीर यहाँ से लूट के ले गए। 10% के आसपास चाइना वालों ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, जिसको हम जो है, एक को देखो, एक तो था POK। POK का मतलब हो गया पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जिसके ऊपर पाक ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। और एक होता है मेरे भाई जो कश्मीर ने चीन ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। तो चीन ने जिस कश्मीर के हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसको हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जहां पर LAC बनी हुई है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और पाकिस्तान के साथ कौन सी लगती है हमारी, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। आई बात में, ये आप लोगों को पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे मैप से इसको। तो गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है बेटा वो कितनी है, 8611 मीटर है। और तीसरे नंबर पर जो हमारी है मेरे भाई वो कौन सी है, वो है माउंट कंचनजंगा, ठीक है, माउंट कंचनजंगा। इसकी हाइट जो है मेरे भाई वो है, पहले 85-86 होती थी, लेकिन अब कई बुकों में इसकी हाइट जो है 85-98 लिखी हुई है। कई बुकों में इसकी हाइट जो है अभी भी, आज भी गूगल पे सर्च करोगे तो बेटा 85-86 दिखाएगा। कितने दिखाएगा, 85-86 दिखाएगा। तो ये माउंट कंचनजंगा जो है, बताओ जल्दी से, माउंट कंचनजंगा जो है भारत के किस स्टेट के अंदर पड़ती है? माउंट कंचनजंगा जो है भारत के किस स्टेट में पड़ती है, जल्दी से बता दो। लिख दूं क्या, सिक्किम में पड़ती है? लिख दूं, सिक्किम के अंदर पड़ती है। अगर आप लोगों से पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत के अंदर स्थित है, वो कौन सी है मेरे भाई, माउंट कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम के अंदर आती है। लिख दूं क्या, कहां पर आती है मेरे भाई, सिक्किम के अंदर आती है। ये वाली जो है ना, ये वाली आप लोग की गॉडविन ऑस्टिन पहले भारत के अंदर थी, लेकिन आज के टाइम में कहां पर आती है, POK के रीजन के अंदर आती है, लेकिन भारत इसको अपनी ही चोटी मानता है सबसे ऊंची, ठीक है। ये माउंट फ्यूजी तो यार ये तो चोटी है ही नहीं, ये तो एक तरह से मेरे भाई आप लोग का ज्वालामुखी है, जो कि जापान में स्थित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये तो मेरे भाई एक्टिव वोल्केनो टाइप में है, माउंट फ्यूजी वहां पर है मेरे भाई। माउंट मकालू, मनसालू, ये सारे के सारे आप लोग के नेपाल में स्थित है। और ये माउंट लोत्से मेरे भाई चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई, 4th हाईएस्ट पीक है मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई, 4th हाईएस्ट पीक है। ये आप लोग की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली और दूसरी सबको पता चली, तीसरी हमें पता चली माउंट कंचनजंगा है, और चौथी मैंने बता दी माउंट लोत्से है। कौन सी है मेरे भाई, माउंट लोत्से है। ओके, कंप्लीट इंडिया में नहीं है K2, वही तो मैंने कहा, कंप्लीटली इंडिया के अंदर है ही नहीं। भूत कह रहा है निशा यादव आई लाइक यू, ठीक है बेटा, ये भूत है तो इसकी बात पर क्या ही विश्वास करना। इसके पैर भी उल्टे पाओगे, इसका दिमाग भी उल्टा पाओगा, तो कोई फायदा ही नहीं, ठीक है। इसके आई लव, इसका जो है आई लाइक यू का जवाब देने का। तो निहायत ही बदमाश और बेकार किस्म का भूत है। ये भूत भी ऐसे ही कुत्ते की मौत मर के बना होगा, ठीक है। जरूर इसने किसी से यह बात कही होगी, आई लाइक यू वगैरह वगैरह, उनके घर के आने का गोली गाड़ी बिठा दी होगी, नहीं लठा गले वो मार गिराया होगा, ठीक है। तो ये भूत बन के बस ऐसी चीज़ों को ढूंढता फिर रहा है, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा भड़क लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसके पैर उल्टे हैं वैसे इसका दिमाग उल्टा है, ठीक है। ऐसी मौत मरा होगा ये, ठीक है। वो जो आशिक मौत मरते हैं ना, वैसी मौत ये मरा होगा बेचारा। एक कह रहा भूत भाई किसी महिला को ऐसे नहीं बोलते, एक जिंद और आ गया क्लास के अंदर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ।
निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तुम सबको बहुत अच्छे से पता होगा, इसे आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई, लगभग 42% के आसपास या 43% के आसपास एलुवियल सॉइल होती है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी बोल देते हैं बेटा। आई पास में जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही है ना, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा। और भाई कपास की अगर हमने खेती करनी है तो कपास की खेती थारी किस में होगी मेरे भाई? काली मिट्टी में सबसे अच्छी होगी। काली मिट्टी जो है मेरे भाई, इसके बारे में कुछ खास बातें ये है कि इसी मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? इसी मिट्टी को बेटा हम चैरनोजियम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चैरनोजियम भी बोल देते हैं। चैरनोजियम भी जो है बेटा इसी मिट्टी को बोला जाता है। इसी मिट्टी को इसलिए जो है कपासी मिट्टी भी बोल देते हैं क्योंकि कपास अच्छी खासी मात्रा में हो जाती है। ठीक है, ये मिट्टी जो है पानी का अवशोषण बहुत अच्छे तरीके से करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है मेरे भाई? कैपिलरी केशिकाएं पाई जाती है। इस मिट्टी के अंदर क्या पाई जाती है? कैपिलरी केशिका पाई जाती है। वो केशिका क्या करती है? पानी का अवशोषण अच्छे से करती है, तो फिर इस मिट्टी के अंदर दरारें पड़ जाती है, और दरारें पड़ जाने से नीचे वाली मिट्टी जो है ऊपर वाली आ जाती है। ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाती है, तो इसलिए कहा जाता है इसको स्वतः उपजाऊ वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको सेल्फ प्लाविंग सॉइल भी कहा जाता है। इसको सेल्फ प्लाविंग सॉइल भी कहा जाता है। इसको स्वतः उपजाऊ वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसको स्वतः उपजाऊ वाली मिट्टी भी कह देते हैं। ओके, स्वतः उपजाऊ वाली मिट्टी भी हम इसको बोल देते हैं। तो ब्लैक सॉइल यही है। भारत में ICAR के अकॉर्डिंग, ठीक है, भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR, जिसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी बताता है? ये 8 प्रकार की मिट्टी बताता है कि भारत में जो है मेरे भाई 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से 4 तो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। एक फिर आप लोगों की पर्वतीय मिट्टी होगी, ठीक है, फिर आप लोगों की एक मरुस्थलीय मिट्टी हो जाती है, ठीक है, एक फिर आप लोगों की जो है दलदली मिट्टी हो जाती है। ये सारी की सारी आप लोगों की मिट्टियाँ हो जाती है। ओके, ले भाई भूत ने जो है टारगेट चेंज कर लिया है, ये भी किसी दूसरा नाम लेने लग गया है। ओके, 8 टाइप की सॉइल पाई जाती है भारत के अंदर। इसके बाद आ जाओ, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट, अरे बॉक्साइट जो होता है ना बेटा, वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 और इनटू में 2H2O। ये जो है मेरे भाई इसका फॉर्मूला होता है, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है ये। तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। इसके अलावा कोरंडम, कोरंडम भी जो है एल्यूमिनियम का ओर होता है, तो इससे एल्यूमिनियम को हम प्राप्त करते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट पाया जाता है मेरे भाई, वो कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मेरे भाई? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है मेरे भाई? उड़ीसा के अंदर। तो याद रखना, बक्से में हम क्या रखते हैं? उड़ी हुई चिड़िया को। ठीक है, जैसे भी तुम्हारा इच्छा हो वैसे तुम इसको याद कर सकते हो। ठीक है, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्सर को अच्छी डाइट अच्छी डिश चाहिए होती है, ऐसे भी तुम इसको याद कर सकते हो। तो बॉक्साइट, बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा जो है मेरे भाई, वो क्या है मेरे भाई? ये वाला है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है? देखो भाई ये तुम्हारे लायक है, क्योंकि थारी हरकत जो है कोयला तभी काली हो चुकी है। बिहारी का स्टेट उड़ीसा, बिहारी का स्टेट उड़ीसा, ये क्या हो गया? मतलब समझा नहीं मैं। बिना पिंदी का लोटा है सर ये, बट प्लीज़ आप इनको इग्नोर करो। अरे मैं तो बस जस्ट टाइम पास के लिए बीच बीच में तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं इन बेचारों के गरीबों के नाम ले रहा था। ठीक है, भूत बात तो मर मार लिया, जा लिया होगा नरक में। नरक में भी इसने बहुत बुरी सजा मिली होगी कि उड़े जाके भी इसने यमराज की छोरी छारी गले छेड़खानी जरूर करी होगी, जिस इसकी हरकत है। तो उड़े भी वो अलग ही रूप से इसका इलाज किया गया होगा। एंथ्रोसाइट, 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, हाँ इनकी काली करतूत को नहीं, इनकी काली पीली सारी करतूत है, कोयला तो बूंदी करतूत है इनकी। मैं कहना लग रहा मिस्टर जाटकर, मैं तो खास मित्र समझू था बेटा। खास मित्र तू, खास तो बस अपने घर के अलावा तो किसी ने समझिए ना। ठीक है, अगर जाए तो किसी ने खास समझेगा तो बहुत जल्दी मेरे भाई तेरा RIP हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला है? तो कोयला जो है सबसे अच्छा जो है मेरे भाई एंथ्रोसाइट का है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा ज्वलनशील होगा, उतनी ही जो है ज़्यादा मात्रा में जो है मेरे भाई वो हमें क्या देगा मेरे भाई? एनर्जी देगा। ठीक है, एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट के बाद कौन सा होता है मेरे भाई? बिटुमिनस, फिर कौन सा होता है? लिग्नाइट, और फिर कौन सा होता है? पीट। एक क्वेश्चन आता है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब भूरा कोयला जो है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ, ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है? ब्राउन कोयल जो है वो किसे कहा जाता है? भूरा कोयला जो है मेरे भाई वो किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ।
सर जी मैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, पढ़ेगा तो क्यों नहीं होगा। बिट्टुमिनस बेटा ये भी कोयले का प्रकार है मेरे भाई, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा यही तो पाया जाता है बिट्टुमिनस, यही तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा। करेक्ट कर लेना एक बार अच्छे से कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। भूरा कोयला जो है बेटा हम किसको कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। पीट जो है वो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, पीट जो होता है मेरे भाई वो सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। मास्टर जी आप कमेंट क्यों पढ़ रहे हो? मैं कमेंट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बेटा मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन था और अपना जाने का टाइम आ गया, इसलिए जो है मैं आप लोग कमेंट पढ़ रहा था और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। तो कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रोसाइट जो है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, लगभग 80 से 75 से 80% के बीच में जो है इसके अंदर कार्बन मिलता है। फिर धीरे धीरे 10-10, 20-20% जो है कार्बन की कमी आ जाती है और सबसे कम कार्बन जो है हमें 35 से 40% के बीच में पीट के अंदर देखने को मिलता है, इसलिए सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है। आई बात में, लिग्नाइट को जो है मेरे भाई ब्राउन कोयला भी कहा जाता है और मेरे भाई बिटुमिनस जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। हाँ यही थी। तो हमारे इस सेशन में आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। गुड नाइट सर जी रोहतक से, गुड नाइट बेटा, ठीक है। कड़ा गया वो बिहारी, कौन था वो बिहारी जो कमेंट कर रहा था? अब तुम मुझे ये बता दो तुम्हें ये क्लास कैसी लगी? तुम बहुत सारे बच्चे जो है बहुत देर तक जुड़े रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आप मुझसे अपने डाउट ले सकते हो, 2-4 बातें तुम करना चाहते हो परंपरा के अनुसार तो कर सकते हो। दिन में 1 बजे हमारी रेगुलर साइंस की क्लास चल रही है, बीच बीच में शाम को सर भी पढ़ाएंगे तुम्हें स्टैटिक जीके, और मैं भी जो है आपको 15-20 मिनट का रोज एक टॉपिक में करवाता रहूँगा। टॉपिक तुम बता देना कौन सा टॉपिक तुम पढ़ना चाहते हो, आज टॉपिक बता दो मुझे, उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसी टॉपिक को हम ट्रिक के साथ जो है तुम्हें याद करवा देंगे स्टैटिक जीके में, ठीक है। स्टैटिक जीके में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, रेगुलर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर में इसके टच में रहना पड़ेगा। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो चीजें चेंज ना हो रही हो, जो स्थिर हो, आई बस में, तो स्टैटिक जीके हम उसको कहेंगे। अब भारत की जो वेशभूषा है, परंपरा है, वो चेंज थोड़ी होगी। आई बस में शहनाई वादक तो शहनाई वादक ही रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि शहनाई छोड़कर आप जो है वो बीन बजाने लग गए तुम्हारे आगे तुम्हें नचाने के लिए। तो मैं कह रहा था स्टैटिक का मतलब जो होता है मेरे भाई वो आप लोग का स्टैटिक ही रहेगा, पोर्शन स्थिर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हैप्पी होली सभी को। कल क्लास लगेगी 1 बजे, सभी को जरूर आना है कल की क्लास में 1 बजे। जो है साइंस की बेहतरीन जो सीरीज जो है हमारी चल रही है उसके अंदर हम आप लोगों को मिलेंगे कल, ठीक है। आगे बताओ मेरे भाई। सर जी DSSB की हाँ DSSB के लिए आप दिन की 1 बजे वाली क्लास मेरी ज्वाइन कर सकते हो। DSSB TGT साइंस, एस्टेट TGT साइंस, KVS के अंदर जो भी साइंस आती है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी साइंस है उसके लिए आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यमुनानगर भाई बहुत एक है नवीन जांगड़ा, क्या हाल है मास्टर जी आपका? है ठीक है बेटा। सर हर टॉपिक स्टेट वाइज करा दो, ओके, हर टॉपिक को स्टेट वाइज करवा देंगे। जी लाग रहा है जी और पढ़ा दो, तेरा तो जी लाग रहा है, मन तो जाना है, मन तो भूख लग रही है, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली एडवांस में, ठीक है। तो रोज़ाना जब आपको पढ़ाएंगे तो लास्ट में कुछ देर 20-25 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आऊँगा और मेरी गारंटी है कि मैं आपको क्लास में ही याद करवा जाऊँगा। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ मिलेंगे, मैंने पहले भी स्टैटिक जीके पढ़ाई है बहुत अच्छी ट्रिक के साथ। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। मैंने दी बेस्ट पढ़ाने की कोशिश की है अपनी तरफ से, बेस्ट अपनी तरफ से, हम इसमें और इम्प्रूव करेंगे, ऐसा नहीं कि यही आज तक का बेस्ट था, इम्प्रोवाइजेशन चलती रहती है हमेशा, ठीक है। तो लगभग 8 से 10 साल के इस टीचिंग एक्सपीरियंस में जो मैंने सीखा है, जो पढ़ाना मुझे आता है, वही चीज़ें जो है मैं तुम लोगों को परोस रहा हूँ। सर आपसे फिजिक्स पढ़नी है, मैं बिल्कुल फिजिक्स पढ़ा दूंगा बेटा, कोई इशू नहीं है। फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री जो भी तुम्हें पढ़नी होगी। हैप्पी होली मेरे सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है, एडवांस में। जी भर के रंग लाइयो, जी भर के कीचड़ में खेलियो, जी भर के पानी उड़ाइयो। मैं कति नहीं कहता भाई पर्यावरण बचाओ, ठीक है। जिस हिसाब से जनरेशन आ रही है, ये जो छपरियों वाली जनरेशन आ रही है, उस हिसाब से पानी बचाने का कोई बनता ही नहीं। जी भर के पानी उड़ाओ, जी भर के रंग लगाओ, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो जनरेशन में देखने ला रहा हूँ उनका हिसाब था, अपना फ्यूचर बचाने की जरूरत नहीं है, अपना फ्यूचर वे खुद बना लेंगे, ठीक है। आप ठीक ठाक ले आए थे 90 वाली जनरेशन यहाँ तक, आगे वाली जनरेशन जो है बस वो इससे में रहेगी बुलेट के पटाखे बाजार में। जी वे नहीं देख दे कि भाई पर्यावरण में प्रदूषण हुआ है, हम देखोगे ये सारे बुलेट के पटाखे बजाने हंडी जा है। जी वे नहीं सोच दे कि पर्यावरण में प्रदूषण हो तो हमने क्यों सोचनी। जी भर के होली खेलनी है, जो कौन सा नूर रुक गया कि ना पानी का वो होगा, उससे का पानी गिरो सबसे ज्यादा, और मैंने गोबर कीचड़ जो भी हमने मिल जाए रगड़े तो सबका लोग आगा, ठीक है। 2-4 महीने तो घर क्या कहीं पिछाड़ में ना इस हाल कर दियो, ठीक है। कोयले कायले जो भी तारा पक्के रंग कच्चे रंग लगाए जा लगाओ सबका, ठीक है। बस मेरे दौरान आ जियो तुम, ठीक है। हाँ यह बात बहुत अच्छी बात की निशान है, पानी मारते बच लियो मेरे भाई, नहीं ये बड़े बड़े सिस्टमान उजाड़ दिया कर ठीक है। हाँ आई बात में, ये बड़े बड़े सिस्टमान उजाड़ दिया कर। हाँ खत्म होगी क्लास अब। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। 584 बच्चे जुड़े हुए क्लास में, मैं चाहूँगा कम से कम जो है 100 बच्चे तो
इस क्लास के नीचे कमेंट करके बताए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, ओके, आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स आए तो कल से हर रोज एक टॉपिक 20 से 25 मिनट का स्टैटिक जीके का संदीप सर के बाद मैं आप लोगों को रात को करवाऊंगा। जैसे संदीप सर की क्लास होगी उसमें 20-25 मिनट मैं पढ़ाऊंगा, कुछ देर सर पढ़ाएंगे, एक टॉपिक उनका एक टॉपिक मेरा। तो ऐसे करके स्टैटिक जीके को हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ बात कर लो भाई, इस गला बात नहीं मर जाएगा वो, कर लो रे, कौन सा है, बात कर लो इस गले। ठीक है, बाय बाय सभी को, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू मेरे बच्चों सबू को, और हैप्पी होली इन एडवांस। दुमा उठा दो।